कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को धर्मवीर भारती द्वारा रचित चैप्टर काले मेघा पानी दे पाठ पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धर्मवीर भारती जो कि काले मेघा पानी दे पाठ को लिखे हैं और धर्मवीर भारती आधुनिक युग के महान लेखक माने जाते हैं, आधुनिक युग में भी नई कविता के, ठीक है। और इस पूरे पाठ में पानी के दुरुपयोग के प्रति जो अंधविश्वास का दृष्टिकोण है उसी को बताया गया है। बच्चों, धर्मवीर भारती के जन्म और कवि परिचय और पुरस्कारों के बारे में, रचनाओं के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, जो अंधा युग है, ये सन 1954 में लिखा गया और गुनाहों का दो देवता ये 1949 में लिखा गया। गुनाहों का देवता आपने देखा होगा, ये टीवी सीरियल में भी कई बार दिखाता है। तो बच्चों, हमारे पाठ का जो उद्देश्य है, लेखक ने जो चीज़ें प्रस्तुत की हैं उसमें पानी के दुरुपयोग के प्रति जो अंधविश्वास है लोगों का इस पाठ में, उसको दृष्टिगत किया है। साथ ही साथ भीषण सूखे में पानी की जो निर्मम बर्बादी है उस पर भी लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। और जो जनमानस है, यानी जो साधारण जनता है, उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर भी लोगों को सचेत करने की कोशिश की है। तो बच्चों, हम सीधे आपके लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा बताते हुए धर्मवीर भारती के जीवन परिचय को बताते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1926 इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनका उपन्यास है। अंधा युग गीति नाट्य है। और पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्यों और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये भी इनका निबंध संग्रह है। बच्चों, इन्हें पुरस्कृत किया गया था पद्मश्री से और व्यास सम्मान के द्वारा। फिर अन्य कई साहित्य के इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे। इनका निधन 1997 में हुआ था, 1997 में। बच्चों, हम इनके बारे में थोड़ा सा बताते हुए आपको चले पाठ का सारांश भी समझाऊंगी। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता जो लिखा उपन्यास, इसी से वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए। उनका आज़ादी के बाद जो साहित्यकार हैं उनमें, साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान आ गया। उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज, ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बच्चों, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध, उपन्यास, कहानी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सब किसे कहते हैं, ये सब होता क्या है। ये सब गद्य साहित्य का एक संग्रह है। धर्मवीर भारती जी ने लेखन की एक खास विशेषता पर भी ध्यान दिया और उन्होंने हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों को अपनी रचना का एक स्रोत बनाया, एक माध्यम बनाया, ताकि उनकी रचनाएं हर वर्ग पढ़ सके, हर व्यक्ति उनकी रचनाओं से कुछ न कुछ सीख सके। वे मूल रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार माने जाते हैं। बच्चों, धर्मवीर भारती जी सभी सामाजिकता और उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए अपनी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, ऐसा बताते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को भी चित्रित करने की कोशिश की है। स्वतंत्रता के बाद जो जीवन मूल्य, गिरते हुए जो जीवन मूल्य दिखाए गए, उनके बारे में, अनास्था के बारे में, मोह भंग के बारे में, विश्व युद्ध से जो उपजा हुआ डर था उसके बारे में, अमानवीयता और अमानवीयता की जो अभिव्यक्ति थी उसके माध्यम में भी गहन विचार करके अपनी रचनाओं में उसकी प्रस्तुति की। इसके अलावा उन्होंने बहुत ऐसे निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे जिससे लोग जागरूक हो सकें, पढ़ करके
ज्ञान अर्जित कर सकें। उनके गद्य लेखन में बहुत ही सहजता है, बड़ी आत्मीयता है। वे बहुत बड़ी से बड़ी बात को भी बड़े आसान शब्दों में सरल तरीके से यानी बातचीत की शैली में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जो कि सीधे पाठक के मन को छू लेता है। बच्चों, पाठ पढ़ाने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको यदि किसी भी कठिन भाषा में चीज़ें बताई जाएं तो वो आपकी तरफ आपको समझने में कठिन होती हैं। आसान शब्दों में जब वो बात बताई जाती है तो वो आपके विचारों में, आपके मन में अपना गहरा असर छोड़ जाती हैं। तो हम अब पाठ के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम क्या है? काले मेघा पानी दे। तो बच्चों, हम इसका सारांश पढ़ते हैं। ये पाठ धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है और ये संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं ये आप लोग जरूर जान लीजिएगा, ताकि जब भी किसी पाठ में जब आप आंसर लिख रहे हों तो एक लाइन उसमें आप या 2 लाइन उसमें आप अनुभव से लिख पाएँ। जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना हो तो आपके पास शब्दों की कमी न रह जाए। इसलिए आप संस्मरण, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, ये सब क्या होता है ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, पाठ में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है कि गर्मी का महीना है और गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और इसी के बारे में लेखक ने कहा है कि उसके बचपन में, यानी लेखक के बचपन में जब आषाढ़ का पहला सप्ताह बीत जाता था और बारिश के आसार नज़र नहीं आते तो कुआं सूखने लगता था, खेतों में पपड़ी पड़ के ज़मीन सूखने लगती थी और सूख करके फटने लगती थी, जानवर प्यास के कारण मरने लगते थे, सभी लोग लू लगने से, लू अब तो चलती ही नहीं, गर्म हवा बहुत तेज चलती है उसको लू कहते हैं, तो जो लू चलती थी उसके कारण लोग व्यथित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। तो उसके लिए वो अनेक विधान अपनाते थे, अनेक विधान जैसे कि पूजा पाठ कराना, कथा इत्यादि करना, तमाम तरह के उपाय करना। लेकिन इन सारे उपायों से भी बारिश नहीं होती थी। तो लेखक कहता है कि इन सभी विधान के अलावा जब ये लगते थे कि सारे विधान व्यर्थ हो गए, तब इंद्र सेना का तात्पर्य यहाँ इंद्र भगवान से है। इंद्र भगवान की जो सेना है, जो बादल इकट्ठा करती है और बारिश करती है, उससे है। तो लेखक कहते हैं कि इंद्र सेना अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी, यानी वर्षा के देवता इंद्र भगवान और उनकी सेना को क्या कहा गया? इंद्र सेना। तो इसे मेंढक मंडली के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 10 से 12 वर्ष के या 16 से 18 वर्ष के लड़कों की टोली होती थी, जो केवल छोटा कपड़ा यानी छोटा सा पैंट, जिसको लंगोटी या जंघिया कहते थे, उसको पहन लेते थे और गंगा मैया की जय जयकार करते हुए उछलते कूदते हुए गलियों में निकल पड़ते थे। और उसकी अगवानी करने के लिए जो घर की स्त्रियां होती थीं, वो महिलाएं और लड़कियां अपने घर के छज्जे पर या बाजे पर खड़ी हो जाती थीं और घर में जो बड़ी कठिनाई से पानी एकत्र करके सहेज करके रखती थीं, वो पानी बाल्टी भर भर के उनके ऊपर फेंकती थीं। और तब इंद्र सेना जो होती थी वो एक स्वर में गाया करती थी, क्या? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। बच्चों, पाठ को लेखक ने कितने सुंदर तरीके से चित्रित करने की कोशिश की है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और जब ऐसा होता था तो इंद्र देवता से बच्चे जब पानी की मांग किया करते थे तो लेखक कहता है कि जब ये सब होता था तो ये सब चीज़ें लेखक को अंधविश्वास लगती थी। वो कहता था कि पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी लोग इंद्र सेना पर पानी फेंक रहे हैं, यानी पानी की बर्बादी कर रहे हैं। लेखक आर्य समाजी था। आर्य समाज जानते हैं? तो आप मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो हम जान जाएंगे कि आपको पाठ पढ़ने में भी इंटरेस्ट है और आप जानना भी चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आर्य समाज के संस्थापक का क्या नाम है। तो कुमार सुधार सभा नामक जो समाज सुधारक संगठन था, इसके उपमंत्री थे और उसमें समाज सुधार का इनके ऊपर जुनून भी सवार था। किसके ऊपर? लेखक के ऊपर। लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि लेखक को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली जो उनकी जीजी थी, जिनकी उम्र लेखक की माँ की उम्र से भी अधिक थी, वे सभी धार्मिक कार्य लेखक के हाथों से ही करवाती थीं ताकि लेखक को पुण्य मिल सके।
और लेखक कहता है कि लेखक ने इंद्रसेना पर पानी डालने की बात जब जीजी से की तो जीजी की बात मानने से लेखक ने इनकार कर दिया। जीजी के द्वारा दिए गए लड्डू मठरी भी नहीं खाया उसने। क्यों? जब ऐसा नहीं किया तो जीजी नाराज हो गई। फिर लेखक को अपनी गोद में रख ली, उसका सिर, और उसको समझाने लगी कि त्याग के बिना दान का महत्व नहीं होता है। ऋषियों ने भी दान को ही महानता दी है। इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो इंद्र देवता को, इंद्र भगवान को पानी देने के बराबर है। यानी इंद्र भगवान को हम अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देना जानते हैं? जैसे हम लोग सूर्य भगवान को ऐसे हाथ में अंजलि में जल भर के अर्घ्य देते हैं, वैसे ही जब इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंका जा रहा था तो लेखक कहता है कि उनकी जीजी उनको समझाती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये तो इंद्र भगवान पर पानी का अर्घ्य देना है। इस प्रकार से लेखक कहता है कि अभी अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फलीभूत होता है, ऐसा उसको उसकी जीजी समझाती थी। तो जीजी अपनी बात और अधिक स्पष्ट करने के लिए और अधिक तर्क देती हैं। कहती हैं कि जिस प्रकार से किसान 4-5 सेर गेहूं खेत में बुआई करता है तो 40 से 50 मन गेहूं प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से सूखे में जब हम अपने घर का पानी इंद्रसेना को देंगे तो पानी की हम बुआई करेंगे, और जब हम पानी की बुआई करेंगे और काले मेघा से पानी मांगते हैं तो पानी वाले जो बादल हैं वो हमें पानी देंगे, और जब पानी वाले बादल हमारे पास आएंगे यानी धरती पर गिरेंगे तो अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। अर्थात लेखक कहता है कि जीजी उसको ये समझाना चाहती थी कि जथा राजा तथा प्रजा के समान ही उक्ति सही है। कहती है कि महात्मा गांधी का भी यही मानना था। आगे लेखक बताना चाहता है कि 50 वर्ष बीत जाने पर भी जो उसकी जीजी हैं उसकी बातों की प्रासंगिकता बनी हुई, यानी जो बातें बताती हैं वो किसी न किसी प्रसंग के अनुकूल बताती हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, लेकिन त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। सभी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के हेतु भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। काले मेघों के जो दल हैं वो उमड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। पानी भी झमाझम बरसने लगता है, लेकिन फिर भी गगरी फूटी की फूटी है, बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। कहीं कोई नहीं जानता कि ये स्थिति कब बदलेगी। अर्थात लेखक अपनी बातों में सर्वाधिक ये बताना चाहता है कि अंधविश्वास जो कि लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहा है कि पानी को बर्बाद करने के बाद इंद्रसेना हमें पानी देगी, ये बातें प्रासंगिक नहीं हैं, ये बातें सही नहीं हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से भी हमने कुछ ज़रूर सीखा, और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपसे 2 क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जीजी ने अपने आचरण संबंधी बात के समर्थन में किसका नाम लिया था? जो जीजी हैं, जो कि माँ से भी बड़ी हैं, वो आचरण संबंधी बात में किसका नाम ले रही हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि आप लिख लेंगे तो भी मुझे यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर को हम आपके लिए लेकर के आएंगे फिर बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।